Good morning, everybody. Uh, myself, Nilesh from Veeravali School. तो बच्चों, आज हॅलो सर, आवाज येत नाही तुमचा. मिलिंद सर, रेंज मध्ये या. मिलिंद सर, तुमचा आवाज येत नाहीये. आपकी आवाज कट रही सर. आवाज नहीं आ रही ठीक ढंग से. आपकी आवाज नहीं आ रही सर. करना चाहता हूँ, आपकी आवाज कट कट करना के आ रही चाहता हूँ, सर. लेकिन नहीं हो पा रही है. मिलिंद सर, आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक ढंग से. हाँ कट कट के आवाज हाँ आ सर. रही है. आप रेंज में आप सेट कर लीजिए अपने आप को. मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही सर. ओके. तो बच्चों, बारे में अध्ययन करेंगे. समरी राइटिंग. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द समरी राइटिंग. बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो नॉन टेक्सचुअल पैसेज देता है, नॉन टेक्सचुअल पैसेज जिसे हम अनसीन पैसेज भी कहते हैं, ये बाहर से आता है. आपको क्या करना पड़ता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 ए और क्वेश्चन नंबर 4 बी, इस प्रकार से दो सवाल पूछे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 15 नंबर के लिए पूछा जाता है. 10 नंबर के लिए पैसेज रीडिंग रहता है और 5 नंबर के लिए समरी राइटिंग रहता है. सब कुल मिला के 15 नंबर उसमें आ जाते हैं. तो 15 नंबर के अनुसार आपको ज्यादा से ज्यादा नंबरिंग कैसे प्राप्त हो, और 20 से 25 मिनट में इस प्रकार के सवाल आपको हल करना पड़ता है. जो पैसेज रीडिंग है, पैसेज में वैसे ही आपको सवाल पूछे जाते हैं और वही पैसेज ठीक से अगर आपने पढ़ा, मतलब आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं इसमें. आप अगर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 बी जो है वो समरी राइटिंग के लिए पूछा जाता है. समरी राइटिंग, यू मस्ट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस. You must attempt these questions. You will get more marks here. So 5 marks. How will you get the marks? We will discuss about that. हाँ, उसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है देखो. सजेस्ट अ टाइटल, इसके लिए 1 मार्क्स है. आप सजेस्ट टाइटल, उस मतलब इसका ये आपको शीर्षक देना पड़ता है. दूसरा ये है सेंट्रल आइडिया थीम. पैसेज पूरा पढ़ने के बाद आपके जो यहाँ पर जो पैसेज के जो सेंट्रल आइडियाज है, उसकी जो थीम है उसी के अनुरूप आपको बताना पड़ता है. तो उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं. और यूज अप्रोप्रिएट लैंग्वेजेस, इसका मतलब ये होता है आपको आसान सी भाषा का प्रयोग करके, एकदम सही भाषाओं का प्रयोग करके उसके अंतर्गत लिखना है. और ग्रामेटिकली अच्छी तरह से आपको लिखेंगे तो और अच्छे नंबर आपको प्राप्त होंगे. वैसे ऐसे कुल मिला के आपको समरी में 4 नंबर
आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। 5 नंबर का है समरी राइटिंग, लेकिन आपने अच्छी तरह से लिखा तो आपको 4 नंबर आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि उसके लिए व्हाट इज द प्रिकॉशंस यू शुड टेक समरी राइटिंग। समरी राइटिंग लिखते समय आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दैट read the whole passage carefully. Read the whole passage carefully. आपको क्या करना पड़ता है बच्चों, पूरा पैसेज एक अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ता है, केयरफुली पढ़ना पड़ता है। फोकस ऑन व्हाट द राइटर सेइंग। आपको क्या करना पड़ता है, राइटर सेइंग, राइटर क्या कहता है, लेखक क्या कहते हैं, उसी के अनुरूप आपको क्या करना पड़ता है बच्चों, फोकस करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। पहले रीड केयरफुली, दूसरा फोकस ऑन व्हाट द राइटर सेइंग। अब तीसरा जो है, तीसरा पॉइंट, फाइंड द मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया। फाइंड द मेन आइडिया, फाइंड द मेन आइडिया। उसका ये जो पैसेज दिया गया है, पैसेज का मुख्य उद्देश्य क्या है, लिखने का तात्पर्य क्या है, उसी के अनुरूप आपको लिखना पड़ता है। कट द माइनर डिटेल्स, कट द माइनर डिटेल्स, इसका तात्पर्य यह होता है जो आवश्यक है वही उसमें लिखें। पूरी की पूरी लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं, पूरा का पूरा पैसेज उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। कट द माइनर डिटेल्स, जो आवश्यक है वही लिखे, जो अनावश्यक है उसे कट कीजिएगा। और दूसरा मुद्दा यह है बच्चों, राइट एज इफ यू आर टेलिंग। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप 3 घंटे की मूवी देखते हो, 3 घंटे का पिक्चर्स देखते हो, 3 घंटे का पिक्चर्स देखते समय कहानी 3 घंटे की रहती है। व्हेन यू डिस्कस विद योर फ्रेंड, जब आप यही कहानी आपके मित्र को बताते हो या फिर किसी मित्र को बताते हो, तो ये कहानी तकरीबन आप 15 या 20 मिनट में उसको समझाते हो, उसको बताते हो। दैट इज द सेम थिंग विद द समरी। यही मुद्दे समरी के अनुसार आ जाते हैं। दैट इज द समरी। विद इन शॉर्ट टाइम आपको क्या करना पड़ता है, इस शॉर्ट टाइम में ही उसको बताना पड़ता है। राइट इन योर ऑन वर्ड्स, अपने शब्दों में लिखना पड़ता है। यूज अ सिंपल वर्ड्स, आसान भाषा का करके, आसान भाषा का उपयोग करके आपको लिखना पड़ता है। राइट जस्ट वन पैराग्राफ, आपको क्या करना पड़ता है, राइट जस्ट वन पैराग्राफ, एक ही पैराग्राफ में लिखना है। कैसे लिखना है बच्चों, एक ही पैराग्राफ में लिखना है। डोंट राइट योर ऑन एग्जाम्पल, उसमें क्या करना पड़ता है, डोंट राइट योर ऑन एग्जाम्पल, इसमें खुद के उदाहरण मत दिया करो, खुद के उदाहरण मत दिया करो। जो पैसेज में दिया हुआ है, जो पैसेज में दिया गया है वही आप लिखेंगे तो आपको आसानी से, अच्छी तरह से आपके जो आइडियाज है, जो सेंट्रल आइडियाज है, जो सेंट्रल थीम है, वो आप आसानी से उसमें लिख सकोगे, ताकि वो एग्जामिनर को अच्छी तरह से पता चले कि व्हाट यू हैव रिटन, आपने क्या लिखा है उसमें। डोंट यूज प्रोवर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, यूज अ सिंपल वर्ड्स। उसमें क्या, डोंट यूज प्रोवर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जैसे कि इसमें ज्यादा से ज्यादा मुहावरे और कहावतें का उपयोग नहीं करना है। आपको क्या करना है बच्चों, एक आसान भाषा में, आसान वर्ड्स में, आसान तरीके से आपको उसमें लिखना है। अब डोंट कमेंट ऑन राइटर थॉट्स, जो पैसेज में दिए गए मुद्दे हैं उसी के अनुरूप आपको कुछ कमेंट्स नहीं करने हैं और कुछ बताना भी नहीं है एक्स्ट्रा। जो पैसेज में दिए गए वाक्य है उसी को ही अच्छी तरह से आप लिखेंगे और उसके जो मेन आइडियाज है वो आप उसमें लिखेंगे तो आप अच्छी तरह से आपको नंबर प्राप्त हो सकेंगे बच्चों। अभी राइट अ मेन पॉइंट्स, उसके मेन मुख्य मुद्दे मुद्दे को ही उसमें शामिल कीजिएगा लिखते समय। कई अनावश्यक, जैसे कर द माइनर डिटेल्स मैंने आपको बताया है, जो अनावश्यक है वो मत लिखिएगा। आप
उसका जो लास्ट पॉइंट है, डोंट रिपीट द पॉइंट्स, डोंट रिपीट द पॉइंट्स, कोई भी मुद्दे दोबारा, और डोंट रिपीट द वर्ड्स, डोंट रिपीट द सेंटेंस, कोई भी वाक्य दोबारा आप मत लिखिएगा, क्योंकि डोंट रिपीट, उसको दोबारा रिपीट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। योर एक्सप्रेस जो जो लिखना चाहते हो, योर सेंट्रल आइडिया जो है वो लिखेंगे तो आपको अच्छी तरह से नंबरिंग प्राप्त होंगे बच्चों। तो हमें किन किन बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए? रीड द पैसेज केयरफुली, पूरा पैसेज पढ़ना चाहिए, और फोकस ऑन द राइटर सेइंग, लेखक क्या कहते हैं इसकी तरफ ध्यान देना पड़ता है, और फाइंड द मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया, इसके अनुरूप क्या करना पड़ता है, उसके फाइंड द मेन आइडियाज, मुख्य आइडियाज क्या है उसके, और उसका सेंट्रल आइडियाज क्या है वो आपको बताने पड़ते हैं। कट द माइनर डिटेल्स, जो आवश्यक है वो भी आपको उसी में लिखना है, जो अनावश्यक है वो कट करना है। और विद इन शॉर्ट टाइम्स, आपको कम समय में ही ये सब कुछ लिखना है। राइट योर ऑन वर्ड्स, यूज द सिंपल वर्ड्स, अपनी खुद की भाषाओं में, खुद की भाषाओं में मतलब हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको नहीं लिखना है, तो यूजिंग अ सिंपल वर्ड्स, यूजिंग अ सिंपल वर्ड्स के अनुरूप आपको लिखना है। राइट जस्ट वन पैराग्राफ, आपको एक ही पैराग्राफ में लिखना है, एक ही पैराग्राफ में लिखना है। और डोंट राइट योर ऑन एग्जाम्पल, उसमें आपके खुद के उदाहरण नहीं देने हैं, जो लेखक ने बताया गया है वही उसका उपयोग करना है। आप डोंट यूज प्रोवर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, आपको क्या करना है बच्चों, उसी के अनुरूप आपको जैसे कि मुहावरे कहावतों का उपयोग नहीं करना है। डोंट कमेंट ऑन द राइटर थॉट, आपको क्या करना है बच्चों, डोंट कमेंट और राइटर थॉट, जो लेखक के जो विचार इसके ऊपर कुछ किस प्रकार का कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। और डोंट रिपीट द पॉइंट, डोंट रिपीट द पॉइंट्स, कोई भी मुद्दा दोबारा मत लिखिएगा। और कैसे, अब देखो, हाउ विल यू राइट इट, ये वाक्य है, द स्पेक्टेटर्स आर मेनी मोर देन वी कैन काउंट, दर्शक जो है इसमें मेनी मोर देन ज्यादा संख्या में थे, द स्पेक्टेटर्स आर मेनी मोर देन वी कैन काउंट, द स्पेक्टेटर्स, जैसे कि इसमें मेनी मोर देन वी कैन काउंट, ये कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें जो समरी लिखनी है, द स्पेक्टेटर्स आर अनकाउंटेबल्स, मेनी मोर देन वी कैन काउंट, इसकी लिखने की आवश्यकता नहीं, दैट इज अनकाउंटेबल वर्ड्स है, ये उसका सभी अर्थ पूरी तरह से उसमें शामिल हो गया, इट्स अनकाउंटेबल, द स्पेक्टेटर्स आर अनकाउंटेबल, दर्शक जो है बड़ी मात्रा में थे। द अरेंजमेंट वाज लास्टिंग फॉर ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, lasting only for a very short time, ये जो वाक्य है बच्चों, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका पूरा अर्थ एक ही वर्ड्स में आता है, वो वर्ड्स है टेम्पररी। तो इसी के अनुरूप आपको लिखना है और अच्छी तरह से नंबर प्राप्त होंगे आपको। मैं अब कुछ समरी बताता हूँ, उसमें कैसे कैसे चेंजेस हुए, क्या हुए, आपको आसानी से उसके अंतर्गत अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो, ये समरी है बच्चों, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ये हुआ आपका टाइटल, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, ये भी लिखेंगे, आपको एक नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। पैसेज पढ़ने के बाद आपको कुछ आइडियाज आ जाते हैं कि पैसेज किसके संदर्भ में है, क्या है। टू रीड अ लॉट इज एसेंशियल, इट इज स्टूपिड not a venture outside in the examination. Set examination sets of books or the textbook or the textbooks
you have chosen for intensive study. Read as many books in English as you can, not as a duty, but for a pleasure. Do not choose most difficult books you find. With the main with the idea listening and learning as many new words as possible. Choose what is likely to interest you and be sure in advance that is that it is not too hard. You should not have to be constantly looking up new words in the dictionary. For that distance, interest and checks of real learning. Look up words here and there, but as a general policy, try to push ahead guessing what a words mean from the context. It is an extensive and not intensive reading that normally helps you to get interested in extra reading and thereby improve your English. You should enjoy the feeling which extensive readings gives. As you read, you will become more and more familiar words and sentence patterns already you know. Understanding them better and better as you meet them in more and more context. Some of which may differ only for silently from others. Some people say that we cannot learn to speak languages better with the help of book to believe that the spoken languages and written languages are quite different thing. This is not so. प्रस्तुत जो passages है, when you read all the passages, the time you will get, this is the importance of reading. ये वाचन के बारे में, ये आपको समझ में आया, ये वाचन के बारे में. To read a lot is essential. The stupid ventures, वो कहते हैं वाचन बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है और ये केवल परीक्षा तक ही सीमित नहीं रहता. Sets of books. It's a textbook you have chosen for intensive study. तो आपके लिए क्या करना पड़ता है इसके लिए? तो आप परीक्षा तक ही सीमित ना रखें, तो टेक्स्ट बुक और भी पढ़ें. तो जिसके अनुरूप आपको क्या हो जाएगा, रीड एज अ मेनी बुक्स इन इंग्लिश एज यू कैन. आप इंग्लिश वोकेबुलरी बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंग्लिश की किताबें पढ़ेंगे तो आपको आसानी से कुछ नए शब्द के बारे में ज्ञात हो जाएगा. वो कहते हैं यू कैनॉट एज अ ड्यूटी बट फॉर अ प्लेजर. इसका कहना ये है बच्चों, एक केवल कर्तव्य समझ के आप पढ़िए पढ़िए मत. तो एज अ प्लेजर आपको जो भी जैसे कि इंग्लिश में नॉवेल्स रहते हैं, नॉवेल्स रहते हैं, शॉर्ट स्टोरी रहती है और जैसे ड्रामास रहते हैं. तो यदि आप ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो आपको क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा. इंटरेस्ट वॉट एवर यू लाइक इट, जब आपको अच्छी तरह से पढ़ने के लिए इंटरेस्टिंग है तो वो पढ़िएगा. उस पैसेज में आपको यही बताया गया है. Do not choose the most difficult books you find. The listen and learning as many new words as possible as. ये ऐसे पढ़ने से ऐसा कोई भी डिफिकल्ट किताब मत पढ़िए, मत ज़्यादा मत पढ़िएगा एज योर लेवल. आप ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि कोई जंगल बुक्स है ऐसा है तो आप भी ऐसी आसान भाषा का उपयोग उसके अंतर्गत जो किया जाता है, आसान शब्द का प्रयोग उसमें किया जाता है, तो वो शब्द आप आपके व्यवहार में उपयोग में ला सकते हैं. ये इसके लिए आपको डिक्शनरी भी यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. यू कैन अंडरस्टैंड द बेटर वर्ड्स. आप आसानी से वो शब्द समझ सकेंगे. Look up words here and there, but as a general policy, push ahead, guessing
what the words mean from a context. मैंने आपको कहा है पहले से ही, जो पैसेज में दिया गया है, यदि कोई आपको शब्द नहीं समझ में आ जाता है तो उसी के अनुरूप आप क्या करोगे बच्चों, इसका मीनिंग, गेस द मीनिंग, आप उसका गेस कर सकोगे. It is extensive and intensive reading normally helps to interested and extra reading thereby improve your English. इससे क्या हो जाएगा, आप आसानी से अंग्रेजी भाषा बोल सकोगे. Because when you read the more and more words, your vocabulary will increase. आप आसानी से कोई भी vocabulary का उपयोग उसमें कर सकते हो. You should enjoy feeling which extensions and reading kills. तो feeling, literature has the feeling, emotion, इमोशन रहता है उसके अंतर्गत. तो आप अगर कोई भी इंग्लिश की बुक्स पढ़ोगे तो व्हाट इज द मेन पर्पस, व्हाट इज द मेन आइडियाज ऑफ दिस, फ्रॉम द पैसेज और एनी अदर बुक्स, नॉवेल्स, तो वो आपको पढ़ने से आपके शब्दार्थ बढ़ जाएंगे. एज यू रीड यू विल बिकम मोर एंड मोर फैमिलियर विद द वर्ड्स. मैंने कहा है आपको, जैसे कि आप आसानी से भाषा का उपयोग कर सकते हो. आप बहुत सारे शब्दों से परिचित हो जाते हो. आप आप बहुत सारे सेंटेंस के पैटर्न से भी परिचित हो जाते हो. अंडरस्टैंडिंग, जिसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हो. देम बेटर एंड द बेटर एज यू मेट देम इन मोर एंड मोर context. Some of which may differs only slightly from others. आप आसानी से उसको समझ सकते हो. Some people say that, कुछ लोग कहते हैं कि we cannot learn to speak a language better with the help of books. हम बहुत अच्छी तरह से बोल सकते हैं, जैसे कि पढ़ने से भी अच्छी तरह से बोल सकते हैं, लेकिन क्या होता है, वो जो किताबों में जो शब्द दिए जाते हैं बच्चों, आप अगर ये इसके अनुसार पढ़ोगे, कुछ नए शब्दार्थ आपको मिलेंगे, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, यू कैन यूजली यूज द वर्ड्स. आपको आप आसानी से ऐसे शब्द का उपयोग करके अपने बोलते समय उस शब्दार्थ बढ़ेंगे. ये हुआ पूरा पैसेज, उसका अर्थ. अभी उसके मेन आइडिया जो है, मेन सेंट्रल आइडिया जो है, वो कैसे दिए गए हैं देखिए. रीडिंग इज essential. Reading is essential. We must read not only textbook but also other books, not as a duty but for a pleasure. We must not choose difficult books which needs the use of the dictionary often. Instead, we must read books that we find interesting. If we find any difficult words, we must try to guess the meaning of the words from the context. Try to avoid using a dictionary. It is extensive, not instinctive reading that will improve your or English. Opinion differs as to whether or not one can learn to speak a language better with me the help of book or not. Reading is essential. किताबें पढ़ना बहुत आवश्यक रहता है. We must read not only a टेक्स्ट बुक, हमें केवल पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए, तो उसके साथ साथ हमें अदर बुक भी पढ़नी चाहिए. नॉट एज अ ड्यूटी बट फॉर प्लेजर. हमें केवल एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है. एग्जाम के लिए तो पढ़ना ही है, लेकिन उसके साथ साथ व्हेन यू रीड, जब आप ज़्यादा पढ़ोगे, कोई भी किताब आप इंग्लिश की पढ़ोगे, तो आपको वोकेबलरी ज़रूर प्राप्त होगी. इसका उपयोग आपको बोलते समय ज़रूर हो जाएगा. वी मस्ट नॉट चूज डिफिकल्ट बुक्स. हमें कोई भी अच्छी ज़्यादा कठिन किताब नहीं पढ़ी तो अच्छा है. विच नीड्स यूज एज द लेवल, आपके लेवल के अनुसार. डिफिकल्ट बुक विच नीड द यूज डिक्शनरी ऑफ्टन. जिस जैसे कि कोई किताब कठिन किताब है, कोई लिटरेचर की बहुत बड़ी किताब है, जैसे कि ओलिवर गोल्डस्मिथ या फिर विलियम शेक्सपियर की ऐसी बहुत सारी किताबें रहती हैं. सो बहुत ही हार्ड होती है एट योर लेवल, एट द स्टेज ऑफ एट डिफिकल्ट
लेवल पे। तो ऐसे बहुत सारे शब्द के लिए आपको डिक्शनरी चलानी पड़ती है, लेकिन आप आसानी से एट योर लेवल आप उसका उपयोग करोगे तो आपको आसान किताब का उपयोग करोगे तो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा और वोकेबलरी भी आपको बढ़ेगी और आपका इंटरेस्ट भी उसमें बढ़ेगा। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्ट वर्ड्स वी मस्ट ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आप आसानी से जैसे किताब पढ़ोगे वैसे नए शब्द अगर आ गए तो आप आसानी से उसका गेस द मीनिंग, उसका जो अर्थ है वो आप समझ सकोगे। एंड ट्राई अवॉइड द डिक्शनरी, ज़्यादा डिक्शनरी का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। इट इज एक्सटेंसिव एंड नॉट इंटेंसिव रीडिंग दैट इम्प्रूव और इंग्लिश, जिससे क्या हो जाएगा आपकी इम्प्रूव जो है, आपकी इंग्लिश जो है अच्छी तरह से सुधार हो जाएगा। ओपिनियन डिफर्स टू वेदर और नॉट वन कैन लर्न टू स्पीक लैंग्वेज बेटर विद द हेल्प ऑफ द बुक। हम किताबों से हम हम बोल तो सकते हैं, लेकिन व्हेन यू रीड द बुक्स और व्हेन यू फैमिलियर विद द न्यू वर्ड्स, यदि आप कोई अच्छे से परिचित हो जाते हैं शब्दों से तो आप आसानी से उसके अंतर्गत लिख सकोगे बच्चों। अब इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग कीवर्ड टाइटल, उसमें जैसे सेंट्रल आइडियाज थीम जो है उसके अनुरूप आपको पता चल गया है किसके बारे में पैसेज है, क्या है, पूरा इसमें इन्वॉल्व हो गया है। और अप्रोप्रिएट वर्ड्स, एक सही भाषाओं का अप्रोप्रिएट वर्ड सेंटेंसेस इसमें दिए गए हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो ये सब बातें उसके अंतर्गत आने के कारण आपको 4 नंबर आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, वेंचर, वेंचर का मतलब होता है उपक्रम, और इंटेंसिव, इंटेंसिव का मतलब होता है गहन, और कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है निरंतर, और एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मतलब विशाल यानी बहुत बड़ा, कॉन्टेक्स्ट मतलब प्रसंग, CONTEXT, कॉन्टेक्स्ट मतलब प्रसंग, और डिफर मतलब अलग। ये ऐसे डिफिकल्ट वर्ड से इसके अनुरूप आप आसानी से लिख सकते हैं। अभी ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अभी हम दूसरा समरी देखते हैं। तो ये दूसरा समरी ये है बच्चों, इम्पोर्टेंस ऑफ फूड इन लाइफ। भोजन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये वो उसका टाइटल। We are often, we are what we eat. We are what we eat. The type of food we eat has a both immediate as long-term effect on us at all the 3 levels: the body and the mind and the spirit. Food which is tamasic in nature is bound to generate a stress as it tends to upset the normal functioning of human body. Fresh food, whenever available, must be prepared. Excessive use of use condiments should be avoided. Taking a piping hot tea, milk, or steaming hot food also disturbs one's usually calm attitudes. Further, it is a mistaken belief that smoking and drinking, even a moderation, release and stress simple meals with 1 or 2 food items rather than too many dishes are advisable. Thus, a vegetarian diet is preferable, although it is customary to serve fruits with the food. It is not right thing to do. This is a because a different. This is a because
different kinds of digestive secretions are produced by the stomach for a variant foods, mixing up to many varieties of foods items at one meal creates unavoidable problems for the digestive system. ये हुआ इसके अनुरूप बच्चों जैसे कि इसमें दिए गए हैं कुछ डिफिकल्ट वही आर व्हाट वही ईट्स वही हम जो खाते हैं उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है जैसे कि देखो द टाइप्स ऑफ फूड्स वी व्हाट हैज बोथ लॉन्ग टर्म इफेक्ट जिसके हमारे हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है तो कैसे देखो एट ऑल द थ्री लेवल्स तीन प्रकार के लेवल पर हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है द बॉडी हमारा शरीर माइंड हमारा मन और स्पिरिट्स हमारा आत्मा इसके अनुरूप आपको प्रभाव पड़ता है फूड विच इज टैंसिक टैंसिक का मतलब होता है बच्चों जो मांस शराब अधिकांश मांस मसाले खाने वाले जो पदार्थ रहते हैं उसे टैंसिक कहते हैं food which is tansic in our nature is bonds as generous as stress as tense upsets and normal functioning of the human body जैसे कि टैंसिक पदार्थ खाने से आपके शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है कुछ बैड इफेक्ट पड़ता है मसालेदार पदार्थ खाने से आप स्ट्रेस जनरेट स्ट्रेस जिसके अनुरूप आपको स्ट्रेस भी आता है आप कैसे जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत सारा खराब हो जाता है सो यूजुअली बिफोर वो कहते हैं फ्रेश फूड व्हेनेवर अवेलेबल मस्ट बी प्रिफरेबल आप जो ताजा खाना खाते हैं वो यदि आपको उपलब्ध हो जाता है तो बहुत अच्छा है मस्ट बी प्रिपेयर्ड एक्सेसिव एंड कंडिमेंट्स का मतलब होता है बच्चों मसालेदार पदार्थ जैसे मटन मच्छी यदि आप रहता है तो इसका भी आपको ऊपर प्रभाव पड़ जाता है टेकिंग अ पाइपिंग हॉट टी इतना ही नहीं आप यदि गर्म दूध देते हो या फिर गर्म पदार्थ कोई भी खाते हो स्टीमिंग हॉट फूड डिस्टर्ब्स वन जो आपका जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ापन आ जाता है उसके अंतर्गत चिड़चिड़ेपन उसके अनुरूप आपका स्वभाव बन जाता है इट्स इफेक्ट ऑन योर नेचर योर एप्रिसिएशंस further it is a mistaken belief that smoking and drinking in moderation release and stress simple means वो कहते हैं देखो further it is a mistaken belief यदि आप कुछ हार्ड पदार्थ वगैरह खाते हैं तो क्या हो जाता है कुछ आपको स्ट्रेस आ जाता है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ऐसे इस प्रकार से आपको जो संयम है मॉडरेशन मतलब संयम जिससे क्या हो जाता है आप तनाव में रहते हो सिंपल मील्स विद one or two food items rather than too many dishes are advisable वो कहते हैं एकदम सीधा और सादा खाना खाइएगा दस वेजिटेरियन डाइट इज प्रिफरेबल आप ज़्यादा शाकाहारी अगर खाना खाओगे तो आपको वेजिटेरियन खाना बहुत पसंद रहेगा although it is a customary to serve fruits of foods it is not the right thing to do this is a different kinds of digestion and secretion are produced by the stomach and various foods कुछ लोग क्या करते हैं जैसे कि खाना खाने के बाद भी कुछ फ्रूट्स खाते हैं कुछ खाते हैं तो दिस इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट एक्चुअली आपको क्या करना पड़ता है इसके अनुरूप जैसे कि जो पदार्थ है जो खाना खाते हैं आप सिंपल फूड से जो सिंपल भोजन आप लेते हो तो बहुत आपको अच्छी तरह से उसका डाइजेस्ट भी हो जाएगा और कोई समस्या भी आपको कोई इस प्रकार की समस्या नहीं रहेगी एक पैसेज आपको यही बताता है तो इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स है बच्चों वो टैंसिक है टैंसिक मतलब मांस शराब अधिकांश पदार्थ मसाले वाले जो पदार्थ रहते हैं उसे टैंसिक कहते हैं कंडिमेंट्स मतलब मसाले लाइक पदार्थ रहते हैं स्टीमिंग मतलब क्रोधित होना गुस्सा होना स्टीमिंग मतलब क्रोधित होना गुस्सा होना अब वेजिटेरियन तो कुछ तरह से पता है वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी और
मॉडरेशन, मॉडरेशन का मतलब होता है संयम, खो देना। मॉडरेशन का मतलब होता है संयम, खो देना। और सीक्रेशंस का मतलब होता है स्त्राव। सीक्रेशंस मतलब स्त्राव। और अनअवॉइडेबल्स मतलब अनिवार्य, अनअवॉइडेबल मतलब अनिवार्य। तो इस प्रकार से शब्द दिए जाते हैं जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा ये पैसेज किसके संदर्भ में। आप होममेड खाना खाइएगा, ये सबसे बेहतरीन इस पैसेज में बताया गया है। प्रिफरेबल वेजिटेरियन फ्रूट्स, ये सब उसके अनुरूप आपको अ, लिखना है। और देखो इसके समरी कैसी होगी। इट इज साइंटिफिकली प्रूव दैट और फूड choices affect our health, और फूड choices affect our health। जो हम खाते हैं वैज्ञानिक तौर पर, वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध करके दिखाया है कि और फूड choices affect our health, हमारे जो भोजन है उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ जाता है। द ओल्ड सेइंग दैट वी आर व्हाट वी ईट इज ट्रू। एवरी सेल्स इन योर बॉडी इज क्रिएटेड फ्रॉम फूड वी ईट। हम जो खाते हैं उसी के अनुरूप हमारी कोशिकाएं बन जाती हैं। इन एडिशन नरिशिंग द बॉडीज फूड्स also affect our quality of our lives। हम हमारे रहन सहन पर भी उसका प्रभाव पड़ जाता है। और एप्रिशिएशन हमारा स्वभाव के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ जाता है। हमारा मूड, हमारा वेट और एनर्जी कार्य करने की क्षमता भी उसके अनुरूप बन जाती है। वेलबींग, एक अच्छा स्टैंडर्ड लाइफ भी हम जी सकते हैं उसके अनुरूप। फ्रेश होममेड फूड विद 1 or 2 फूड्स आइटम्स इज बेटर देन डिशेज। ज्यादा खाने से अच्छा है बच्चों, अच्छा ज्यादा खाने से अच्छा है क्या है, फ्रेश फूड, फ्रेश और होममेड फूड, फूड घर पर बनाया हुआ भोजन और जो फ्रेश है वही खाएंगे तो अच्छा रहेगा। टेकिंग अ पाइपिंग हॉट टी और मिल्क, स्टीमिंग हॉट फूड्स, ईटिंग फ्रूट्स आफ्टर मील्स, मिक्सिंग अप टू मेनी वेराइटीज ऑफ फूड आइटम्स। तो वो कहते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है, कुछ गर्म पदार्थ खाते हैं या फिर उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ जाता है और स्वभाव भी हमारा बदल जाता है। ईटिंग फ्रूट्स आफ्टर मिल्क, मिक्सिंग ऑफ many varieties of food items at one meal creates unavoidable problems and digestive system। कुछ लोग क्या करते हैं खाना खाने के बाद भी कुछ वेजिटेबल्स का मतलब कुछ फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये इट्स नॉट एक्चुअली गुड। आप खाइए तो फ्रूट्स भी खाइएगा और भोजन बाद में कीजिए। भोजन करने की मतलब आपके अनुसार, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अनुसार आपको कुछ खाना पड़ेगा। होल फूड्स lifestyle is a simply balanced way of eating that promotes a healthy life। आप अच्छी तरह से घर पर बनाया हुआ खाना, भोजन और ताज़ा खाना खाओगे तो आपका शरीर, आपके स्वास्थ्य के ऊपर अब आपका जो आगे स्वास्थ्य है अच्छी तरह से रहेगा। जीवन भर आपको किसी प्रकार की समस्याएं नहीं रहेगी। ये इस पूरा पैसेज का ये मतलब हुआ है। अब देखिए ये पूरा पैसेज है, उसमें से पूरा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें से मुख्य मुख्य मुद्दों को ही हमने लिया है। फर्स्ट उसमें टाइटल दिया गया है जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ फूड इन आवर लाइफ। भोजन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये इसमें बताया गया है, ये वो टाइटल। और जो मेन आइडियाज है वो भी इसमें दिए गए हैं। और कुछ आसान शब्द का प्रयोग करके यूज अ प्रॉपर अप्रोप्रिएट वर्ड सेंटेंसेस इसमें दिए गए हैं, तो आपको आसानी से उसके अंतर्गत 4 नंबर प्राप्त हो सकते हैं। अभी ये हमारा तीसरा समरी है फॉरेस्ट के बारे में। और फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट sources of natural wealth and covering 1/5 of the country's land area। Supply the timbers for the railways, buildings and furniture making. They also supply the fuel for cooking, for cooking and the bamboo.
for the papers making. Medicinal herbs also come from the forest. In the olden days, our wise men and philosophers had their ashrams in the forest. These ashrams were center of knowledge and learning. Those sages had done excellent job of maintaining our forest. So we had a wonderful forest. Unfortunately, the forests were ruthlessly cut down in the past few years. While the forests are disappearing, the demand for timbers is growing. We must therefore protect to develop our forests. One Mahotsav is an important step in this direction. It is observed for a week in a July every day. During this years, during this week, lakhs of saplings are planted throughout the country. This is being done to restore or disappearing forest, fast disappearing forest. Still, this deforestation poses a serious threat. Forest on Earth deforestation causes soil erosion and sudden global warming. This is the best. इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स ऐसे हैं बच्चों. टिम्बर, टिम्बर मतलब लकड़ी. टिम्बर मतलब लकड़ी. और मेडिसिनल हर्ब्स मतलब औषधियाँ. मेडिसिनल हर्ब मतलब औषधियाँ. सेजस, सेजस मतलब संत महंत. सेजस, SHES, सेजस मतलब संत महंत. रूथलेसली, रूथलेसली मतलब दुर्भाग्यवश से यानी क्रूरता से. रूथलेसली मतलब दुर्भाग्यवश से और क्रूरता से. सैपलिंग मतलब पौधे. सैपलिंग मतलब पौधे. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वन को काट दिया जा रहा है. डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों को काटा जा रहा है. अब सॉइल इरोजन मतलब होता है मृदा का अपरदन. मृदा का अपरदन सॉइल इरोजन कहा जाता है. अब ये पैसेज पढ़ने के बाद वन और ट्वेस्ट टाइम, एक बार नहीं 2 बार पढ़िएगा, क्योंकि आपको इसी के अनुरूप एक सवाल भी लिखने हैं और समरी भी लिखनी है. आपको मेन आइडियाज क्लियर होनी चाहिए. मेन पर्पज आपका क्लियर होना चाहिए. समरी लिखना है और सवालों के जवाब भी देने हैं. लेकिन समरी लिखते समय आप पैसेज को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं. और फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ नेचुरल वेल्थ. जंगल जो है ये प्राकृतिक संपदा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है. कवरिंग 1/5 of our country's land area. 1/5 country's land area. They supply timber. वो हमें क्या करते हैं? Timbers लकड़ी देते हैं, जिसका for for the railways building and furniture making. रेलवे बनाने के लिए यदि और बिल्डिंग बनाने के लिए और उसके फर्नीचर्स बनाने के लिए हमें टिम्बर्स का उपयोग किया जाता है. दे आल्सो सप्लाई टूल्स फॉर कुकिंग. जो भी रूरल एरिया है बच्चों, रूरल एरिया है तो उसमें क्या हो जाएगा, ग्रामीण भाग में क्या हो जाता है, जो गांव है चूल्हे में लकड़ी का उपयोग किया जाता है. और द बाम्बू फॉर पेपर मेकिंग. और पेपर बनाने के लिए बाम्बू का उपयोग किया जाता है. इसके एक मेडिसिनल हर्ब्स आल्सो कम फ्रॉम द फॉरेस्ट. एक मेडिसिनल हर्ब्स मतलब इसका तात्पर्य यह है बच्चों कि आपको औषधि के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है. इन द ओल्डन डेज पुराने समय में और वाइज और फिलोसोफर हैड देयर आश्रम्स इन द फॉरेस्ट. जो संत महंता है वो क्या करते थे, जंगल का उपयोग करते थे, जंगल में रहते थे.
और उनके आश्रम हुआ करते थे। These ashrams were center of knowledge and learning. क्या होता था, वो जो आश्रम है एक ज्ञान का केंद्र होता था, द सेंटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग. Those sages had done an excellent job job of maintaining our forest. क्या हो जाता था, तो ये संत महंत होने की वजह से, जो आश्रम वहां पर जंगल में होने की वजह से जंगल को क्या क्या हो जाता था, सुरक्षित सुरक्षित रहते थे. और सो वी हैड अ वंडरफुल फॉरेस्ट. इसका परिणाम ये हुआ, हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो संत महंत है, उन्होंने जंगल को आबादित करके रखा है. देख रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छी तरह से जंगल हमें दिखाई देते हैं. अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश से, forests were ruthlessly cut down in the past few years. क्या हो रहा है, जो जंगल है, forests were ruthlessly cut down in the past few years. जंगल को क्रूरता से काटा जा रहा है. While जैसे कि आपने देखा होगा कि अरे फॉरेस्ट जो है वो काट दिया गया था, लेकिन लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा होने के कारण, बी अवेयर अमंग द पीपल अबाउट द फॉरेस्ट. यदि हमने जंगल के बारे में कुछ बताया गया है, लोगों के बारे में, लोगों को जंगल के बारे में जागरूकता बताई, तो जिसका परिणाम क्या हो जाता है बच्चों, लोग उसके बारे में जागरूक हो जाते हैं और जंगल का महत्व को अच्छी तरह से समझ सकते हैं. तो भी वो ऐसा हो जाता है. We must while the forest is disappearing, demanded for timbers, क्योंकि लकड़ी का जो है उपयोग बढ़ रहा है, डिमांडिंग, मांग बढ़ती चली जा रही है लकड़ी की. we must therefore protect and develop our forest. हमें क्या करना चाहिए, वनों को सुरक्षित करना चाहिए और उसके विकास के लिए भी हमें कार्य करना चाहिए. इसके लिए कुछ विशिष्ट प्रकार से कार्य ऐसे करने पड़ेंगे, जैसे वन महोत्सव का निर्माण करना चाहिए. वन महोत्सव इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन दिस डायरेक्शन. वनों को सुरक्षित करने के लिए हमें वन महोत्सव जैसे जो समारंभ है वो रखने पड़ते हैं. जैसे कि इट इज ऑब्जर्व फॉर वीक इन जुलाई एवरी ईयर्स. जुलाई में वन महोत्सव के नाम से किया जाता है. ड्यूरिंग दिस वीक lakhs of saplings are planted throughout the country. क्या हो जाता है, तो कम से कम लाखों से ज्यादा पेड़ पौधे देश में लगाए गए थे जुलाई में. दिस इज being done to restore our fast disappearing forest. तो क्या क्या हो जाता है, वन महोत्सव करने से जो डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काट दिया जाता है, वो नहीं होगा और इसका उपयोग अच्छी तरह से होगा. Disappearing forest, still deforesting a serious threat to forest on earth. तो यदि हमने पेड़ों को काटा, पेड़ों को किसी प्रकार से यदि हमने नुकसान किया, तो डिफॉरेस्टेशन कॉज सॉइल इरोजन. जो हमारी डिफॉरेस्टेशन है, मतलब जो वनों को काटने से क्या हो जाएगा, मृदा का अपरदन हो जाएगा और सडन फ्लूड्स, अचानक से क्या हो जाएगा, बाढ़ भी आ सकती है. जो हमारी मतलब बारिश कम होना, इस प्रकार की बहुत सारी और ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं बहुत ही बुरी तरह से झेल सकते हैं. तो इसका परिणाम ये है बच्चों, हमें डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए और वनों का रक्षण करना चाहिए. वनों को महत्व को समझना चाहिए. लोगों के मन में इस प्रकार की जागरूकता लानी चाहिए. ये इस पैराग्राफ के अनुसार आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. और इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो है टिम्बर मतलब लकड़ी, मेडिसिनल हर्ब्स मतलब औषधियाँ, सजेस्ट मतलब संत महंत, रूथलेसली मतलब दुर्भाग्यवश से, क्रूरता से, सैपलिंग का मतलब होता है पौधे,
और डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों को काट दिया जा रहा है, और इरोजन का मतलब होता है जैसे कि सॉइल इरोजन का मतलब होता है मृदा का अपरदन। और इसमें दिया गया है बच्चों कितने पैराग्राफ दिए गए हैं, 1 2 3 4 and 5, these are the 5 paragraphs, but you should write the paragraph in one write in one paragraph। आपको क्या करना है, एक ही पैराग्राफ में इस प्रकार के बारे में लिखना है। जैसे कि इसमें दिया गया है, देखो, important natural resources like a timber for railway, एक नैसर्गिक एक प्राकृतिक संपदा जो लकड़ी है वो महत्वपूर्ण है। अब कैसे देखो, फॉर रेलवे बिल्डिंग्स एंड फर्नीचर्स मेकिंग, फुल फ्यूल फॉर कुकिंग, बम्बू फॉर पेपर्स मेकिंग, ये हुआ उसका उपयोग। टिम्बर लकड़ी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, रेलवे के लिए किया जाता है, एक अच्छे फर्नीचर के लिए किया जाता है, गाँव में चूल्हा जलाने के लिए किया जाता है, और बम्बू के पेपर का निर्माण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हर्ब्स और मेडिसिनल हर्ब्स के लिए, औषधियों के लिए उसका उपयोग किया जाता है। डायरेक्टली कम फ्रॉम फॉरेस्ट, सो दे कॉल्ड important sources of natural wealth, or sages had their ashrams in the forest, which were center of knowledge and learning. So our wonderful forest, we are protected by them in the past, but unfortunately the forest is suffering due to various reasons। वो बताते हैं कि दुर्भाग्यवश से क्या हो रहा है, वनों को काट दिया जा रहा है और वन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि यूजेस ऑफ टिम्बर्स, लकड़ी का उपयोग किया जाता है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पेड़ों को काट दिया जाता है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जो कारखानों का निर्माण किया जाता है, और कारखानों का निर्माण करने की वजह से जो लैंड से वो पूरी तरह से वनों को काट दिया जाता है। फिर ऐसी बहुत सारी समस्या है जिसके अनुरूप क्या हो रहा है, नुकसान पहुंचाया जाता है वनों को। तो हमें क्या करना है, वनों को सुरक्षित करने के लिए, ये वो आपका समरी एक अच्छी तरह से उसमें दिया गया है। तो आपको वन पैराग्राफ में लिखने की वजह से आपको अच्छी तरह से यूज प्रॉपर वर्ड्स, आपको शब्दों का उपयोग करके आपको नंबर प्राप्त हो सकते हैं। और ये रही टेलीविजन। अभी ये जो पांचवी समरी है, ये जो चौथी समरी है हमारे बच्चों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी में से ही ज्यादातर बोर्ड के एग्जामिनेशन में इस प्रकार के पूछे जाते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। जैसे कि देखो, वी ऑफ्टन हियर दिस स्टेटमेंट दैट मेनी ऑफ आवर यंग पीपल स्पेंड मोर टाइम बिफोर their TV sets than they do in their classrooms with the textbook. A bit exaggerated though it may sound, it is nearly true, and our teenagers are being considerable influenced by the electronic media, particularly the the televisions has become the singles and most powerful influence in the lives of uh, many of our youngsters today. Too often, this happens to us much before we realize to ourselves. I'm in no way trying to deny the many advantages of TV or minimize manifold contributions to our worlds. On the other hand, I consider TV as one of the greatest scientific achievements of our times, bringing our pupils closer than ever before. Television use of the modern satellites technology brings today even the remote regions of the world to us in a seconds, or making uh, provides us with a full earth and
more impressive coverage of current events than any other medium. The TV does serves an additional medium of education as well as entertainment, and besides helping us to learn subjects taught in the schools, colleges, and greater depth, enables us a national geography discovery channels to see or appreciate from closer quarters without having to go there, which is a very expensive or even impossible for the most of us. The wonders of God's creations in any part of the world. This is a lesson. This is a passage about the television great invention. So the title is given here, a great inventions. Television is a great invention. How कैसे कि you will get from knowledge क्या होता है, you will get knowledge from that is आजकल जैसे कि डिस्कवरी चैनल्स है, ज्योग्राफिक चैनल्स है, और जैसे वाइल्ड चैनल्स है, वाइल्ड लाइफ चैनल्स है, इससे हमारे जीवन में क्या हो जाता है बच्चों, काफी अच्छी तरह से हमें ज्ञान हासिल कर सकते हैं। जो किताबों में है, जैसे ज्ञान दर्शन चैनल है, ज्ञान दर्शन से बहुत सारे आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो ये सब क्या है, टीवी के बारे में है, टेलीविजन के बारे में। पैसेज पढ़ने के बाद इसमें दिया गया है, देखो 1 2 3 4 4 पैराग्राफ्स हैं, 4 पैराग्राफ्स है, लेकिन 4 पैराग्राफ्स में से आपको मेन आइडियाज पता चल गए, मेन सेंट्रल आइडियाज क्या है वो पता चल गए। इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, जैसे इन्वेंशन मतलब आविष्कार करना, खोज करना, टीनेज मतलब किशोरावस्था होती है, एग्जैगरेट मतलब ज्यादा होता है, और मैनफोल्ड मतलब विविध प्रकार से होता है, सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह, और डेप्थ मतलब होता है गहराई, एक्सटेंसिव मतलब बहुत बड़ा। अभी इसका समरी 4 पैराग्राफ से इसको आपको इसमें से गिने चुने एक ही पैराग्राफ में लिखना है। तो कैसे, देखो, टेलीविजन, it is a truth that television has influenced for youngsters very much. हमारे नौजवान भाइयों के ऊपर ज्यादा प्रभावकारी पड़ता है टेलीविजन। It is an exaggeration to say that हमें that our young people spend most of their time before the TV. Of course, we cannot deny the advantages of television. टीवी जो है हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। वो कैसे कि उसमें बहुत सारे बताए गए हैं कारण। इट हैज brought people much closer than ever before. तो क्या हो जाएगा, टीवी की मात्रा से हम एक दूसरे से काफी जुड़ चुके हैं, गांव से लेके शहरों तक, शहर से लेके पूरे दुनिया तक एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। It has made the world into the global village by its extensive coverage of current events. In addition to TV serves medium of education, टीवी क्या करती है, हमारे लिए शिक्षा का केंद्र बन सकती है, एक शिक्षा का माध्यम बन सकती है, और एंटरटेनमेंट हमारे लिए एक एंटरटेनमेंट भी कर सकती है। इट प्रोवाइड्स अ डेप्थ स्कूल लर्निंग, उसके जैसे ज्ञान दर्शन जो बहुत सारे चैनलों में दिए जाते हैं, तो उसके अनुरूप आपको पता चल जाता है, तो बहुत सारे ज्ञान हासिल हो सकता है। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स, डिस्कवरी चैनल्स, तो और डिस्कवरी साइंस चैनल्स, तो आपको बहुत सारे विज्ञान के बारे में पता चल जाता है, गॉट अलर्ट ऑफ नॉलेज, appreciating the wonders of God's creations just one sitting or living through. ऐसा लग रहा है कि एक प्रकार की भगवान की दी हुई देन, एक प्रकार के भगवान ने दिया हुआ एक प्रकार का आविष्कार है, भगवान ने इंसान द्वारा किया हुआ एक आविष्कार है, इस के माध्यम से आपको पता चल जाता है। तो ये हुआ समरी बच्चों। तो समरी लिखते समय सबसे पहले हमें किन बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए? First of all, read the passage carefully. पैसेज आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ता है। फोकस ऑन व्हाट द राइटर इज सेइंग, आपको क्या करना पड़ता है कि लेखक क्या कहते हैं उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है, उसके मेन आइडियाज क्या है वो भी लिखने पड़ते हैं, और जो आवश्यक है वही लिखना पड़ता है। हॅलो कंकार सर. और हाँ सर, वेळ संपलाय सर. जी, यदि आपकी कुछ समस्याएं बच्चों तो आप मुझे पूछ सकते हो।
समरी राइटिंग। बच्चों इस टॉपिक से कोई संबंधित कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। बच्चों इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। सर बच्चों को शायद कुछ क्वेश्चन नहीं है, किसी का हाथ ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। धन्यवाद सर जी। हाँ सिया, सिया सिया कुछ पूछना चाहती है? सिया पूछो, सिया पूछो। हेलो सर। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? कंकार सर, हेलो कंकार सर। उनकी आवाज ही नहीं आ रही। आपसे कुछ क्वेश्चन सर, बच्चे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मिलिंद सर, आपको आवाज आ रही है? हेलो हाँ बच्चों, हाँ सर का कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम दिख रहा है, शायद आवाज नहीं आ रही है। यस सर। ओके ओके ठीक है बच्चों। हाँ धन्यवाद सर जी। मिलिंद सर धन्यवाद, आपकी आवाज नहीं आ रही है। धन्यवाद सर जी।